वीकेंड का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि कम से कम मैं बच्चों को गाइड कर सकूं। अब ये कंपनीज इंडिया में भी हैं, जैसे इंडिया में इंटेल है, माइक्रॉन है। इनका वर्क प्रोफाइल थोड़ा अलग है। प्लांट है जैसे यूएस के अलावा उसका प्लांट इंडिया में है या फिर उसका प्लांट सिंगापुर में है। तो क्या करेगी आपको कि आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए डिप्यूटेशन पे R&D इन इंडस्ट्री, ये जो है आपको रिसर्च का मौका भी देती है और आपको कमाई का मौका भी देती है। आपका जो मतलब कमाई तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना रिसर्च के। अगर आपको इंटरेस्ट अगर रिसर्च में है तो आपको एक्चुअली गोल जो है काफ़ी ऊपर सेट करना होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको उस गोल के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको गोल इसलिए, आप फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मेरा गोल, आपको गोल हमेशा आप सेट करो 200% 300% वाला, ठीक है, कि आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल सेट करना है। उसके बाद मेहनत आपको उसके लिए हिसाब से करनी है। आउटपुट आपका रिजल्ट हमेशा 100% नहीं आता है, 50% के आसपास ही कुछ आएगा। तो आप अगर गोल अगर कुछ ज़्यादा ही सेट करोगे, अगर आपको उसका 50% भी अगर आपको मिला है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे मैं अपने केस बताता हूँ, मैंने जो गोल केस पे सेट किया था अपने लिए, मैंने सोचा था कि मैं नासा में साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा लेवल हो गया। मैंने उसके हिसाब से मेहनत किया, मेरा आउटपुट मान लीजिए 50% ही रहा, तो मैं नासा ना गया। बट मैं R&D में, बट फिर भी मैं रिसर्च में हूँ। नासा में ना होने के बजाय किसी और इंडस्ट्री में हूँ, बट हूँ। तो मेरा रिसर्च का प्रोफाइल भी है और मेरा कमाई भी हो रहा है और मेरा इंटरेस्ट भी उसमें है। और मैंने एक्चुअली 12th के बाद इंजीनियरिंग किया था अपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव से, इलेक्ट्रॉनिक्स में। 4 साल का कोर्स था। उसके बाद मैंने 2 साल गैप लिया। 1 साल तो मैंने जॉब ढूंढने के लिए अपना टाइम बर्बाद किया। मैं उसको बर्बाद करना ही कहता हूँ, क्योंकि उस समय 2005 में रिसेशन आया था और मैंने जलगांव में 2 जगह इंटरव्यू दिया था। तो उस जगह वहाँ उन्होंने मुझे लिया नहीं, लकीली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैं पुणे गया। पुणे में भी मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने रहा। वहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रहा था। इवन मैं तो BPO के इंटरव्यूज के लिए भी चला गया था 2-3 बार। वहाँ पे मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाया कि तू यहाँ पे टाइम पास मत कर, तू पढ़ने में अच्छा है, तू जा और मास्टर्स कर। फिर मैं वहाँ से हैदराबाद गया। वहाँ पे एक एस अकेडमी करके एक है जो गेट कोचिंग कराती है। गेट कोचिंग है, आपको मास्टर्स के एडमिशन के लिए ज़रूरी है। किसी भी IIT में अगर आपको एडमिशन लेना है बीटेक डिग्री पे, तो आपको गेट चाहिए। तो मैंने गेट किया, गेट का टेस्ट दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था 300 था। तो मेरे को इजीली 2 IIT मिले, एक IIT रुड़की मिला था और एक IIT गुवाहाटी मिला था। तो मैं IIT गुवाहाटी गया। वहाँ पे मैंने 2 साल का मास्टर्स किया, एमटेक। मेरा पहला प्लेसमेंट IIT गुवाहाटी से हुआ। मैं IIT गुवाहाटी से, मुझे पुणे की एक कंपनी ने ऑफर दिया था। उनका जो काम था वो था डिजिटल विलेजर डिज़ाइन, जैसे FPGA वगैरह पे जो VHDL कोडिंग होती है, उस पे काम था। तो मैं मैं मास्टर्स के बाद में पुणे आया। मैं पुणे में 6 महीने था। पुणे में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जो कंपनी थी वो इंडियन कंपनी थी और वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट था बहुत ही गंदा था। वर्क एनवायरनमेंट गंदे का मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था, टॉक्सिक था। तो अगर किसी चीज़ में अच्छे हो तो आपका ऊपर, अगर आपका अपना ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप उसी वक्त इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हो। जिस दिन मुझे पता चला कि भाई कंपनी ऐसी है, मैंने उसी दिन कंपनी छोड़ दिया। मेरे पास दूसरा जॉब नहीं था, फिर भी मैंने छोड़ दिया। मैं वहाँ से रिज़ाइन किया और फिर मैं 1 महीना में बेंगलोर गया। बेंगलोर में मैं बैठा, वहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रहा था, बट बेंगलोर में कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने दिल्ली में एक जगह अप्लाई किया, CPA ग्लोबल करके एक है जो अपने पेटेंटेबिलिटी सर्च का कंपनी है, जो पेटेंटेबिलिटी सर्च करती है, जैसे कोई भी आइडिया आपका पेटेंटेबल है या नहीं है। तो मैं बेंगलोर से मैं गया नोएडा, दिल्ली। वहाँ पे मैंने 7 महीना 8 महीना मैंने CPA ग्लोबल में काम किया। तो वहाँ पे मुझे जो जिस तरह के पेटेंट मिलते थे
क्योंकि मेरा मास्टर्स जो वीएलएसआई में था, तो मुझे यूजुअली जो पेटेंट मिलते थे वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पेटेंट मिलते थे, जो मुझे सर्च करना होता था कि पेटेंटेबल आइडिया है या नहीं है। और उसमें उस समय सबसे पहली बार मैं माइक्रोन से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेटेंट आते थे उसमें से 50% से ज़्यादा जो पेटेंट होते थे माइक्रोन के होते थे, और उनके आइडियाज एक्सीलेंट रहते थे। तो उस समय से ही मुझे माइक्रोन में इंटरेस्ट आया, और मेरा इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर में ही डेवलप होने लगा। फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि मुझे उस समय पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तो हर एक की ठीक नहीं होती है, और रिलेटिवली सीपीए ग्लोबल में इतना सैलरी नहीं था। तो वहाँ पे एक जेपी इंस्टीट्यूट है जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, मैंने वहाँ अप्लाई किया, और वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर में वहाँ पे लगा मास्टर डिग्री पे। वहाँ पे मैंने तीन साल या 3.5 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं। वहाँ पे मैं यूजुअली जो मैं कोर्सेस में जो सिलेक्ट करता था, मैं ऐसे कोर्सेज ही चूज़ करता था जिसमें मेरे को सेमीकंडक्टर का या सर्किट डिज़ाइन का एक्सपोजर हो। तो मैंने वहाँ पे दोनों या तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने वहाँ पे 2 बार पढ़ाए हैं, और सर्किट डिज़ाइन वहाँ पे 2-3 बार पढ़ाए हैं, और डिजिटल डिज़ाइन भी पढ़ाया है। यूजुअली मैंने अपने आप को उसी डोमेन में ही रखने की कोशिश किया जिसमें मुझे बाद में पीएचडी करना था। फिर मैंने 2013 में मैंने फिर से 2012 में मैंने फिर से गेट दिया, जस्ट टू नॉलेज चेक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस समय भी मेरा नंबर कुछ 250 के आसपास था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। मैंने 2 जगह अप्लाई किया, आईआईटी बॉम्बे और आईआईसी बैंगलोर। आईआईटी बॉम्बे का जो इंटरव्यू था मई के किसी टाइम में हो गया था, और आईआईसी बैंगलोर का इंटरव्यू था वो जून में होना था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि मुझे यकीन था कि मेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आईआईसी बैंगलोर गया ही नहीं इंटरव्यू के लिए। मतलब जून के फर्स्ट वीक में आईआईसी बैंगलोर का इंटरव्यू होना था, मैं गया नहीं। और मुझे जून के 3rd वीक में आईआईटी बॉम्बे से कॉल आ गया कि भाई आपका पीएचडी में हो गया एडमिशन, आप ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने 2013 अगस्त में आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया। वहाँ पे जो मेरा काम था वो फुल हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स, मतलब ये भी एक मॉसफेट का टाइप होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, और इसका यूज़ भी थोड़ा, एप्लीकेशन भी थोड़ा यूज़ होता है, अलग होता है। यूजुअली ये राडार कम्युनिकेशन या फिर हाई पावर हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मेरा जो काम था आईआईटी बॉम्बे में वो इसरो और डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेटेड काम था। तो मैं जो डिवाइसेस बनाता था वो हम लोग उसको इसरो भेजते थे, और इसरो वाले वो यूज़ करके पावर एम्पलीफायर बनाते थे। तो उनको जो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती थी, जितना पावर चाहिए होता था, वो हम लोगों का काम था कि वो हम अपने जो डिवाइस वहाँ पे बना रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में, वो उनको वो मिले, उतना पावर का पावर एम्पलीफायर वो बना सकें। मैंने आईआईटी बॉम्बे 2018 तक मैं आईआईटी बॉम्बे में था। 2018 में मेरा प्लेसमेंट इंटरव्यू हुआ 2018 दिसंबर में, और मुझे माइक्रोन से ऑफर मिला। उस समय मैंने पोस्ट डॉक के लिए भी ही अप्लाई किया था 2-3 जगह पे। बट जब मुझे माइक्रोन का ऑफर मिला तो मैंने पोस्ट डॉक मना कर दिया कि मुझे पोस्ट डॉक नहीं करना है। मुझे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की ऑफर आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से, यूके में है। तो बट मैंने उनको मना कर दिया कि भैया मेरे को तो ऑलरेडी ऑफर आ चुका है, अब मेरे को जॉब में ही जाना है, मैं आगे पोस्ट डॉक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब फैकल्टी में वापस नहीं आना है। तो मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो अगर मुझे इंडस्ट्री में ही जाना है तो मैं अभी ही चले जाता हूँ, मुझे पोस्ट डॉक करने की क्या ज़रूरत है। फिर मैं 2019 जो 2019 जुलाई में मैं सिंगापुर शिफ्ट हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग माई पीएचडी एंड ऑल अदर स्टफ्स रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद मैंने सिंगापुर में 3-3.5 साल काम किए हैं, 3 साल काम किया है, और फिर वहाँ से R&D फैब में अप्लाई किया था यूएस में बॉइजी में, और फिर मैं अभी यूएस बॉइजी में हूँ एज अ प्रोसेस इंटीग्रेशन इंजीनियर। मेरा स्कूलिंग जो है बीजेड उर्दू स्कूल एंड उर्दू हाई जूनियर कॉलेज से हुआ है। मेरा 10वीं और 12वीं ये दोनों बीजेड से हुए हैं, उर्दू मीडियम से। 12वीं पास करने के बाद मेरा एडमिशन जलगांव गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, वो इंग्लिश मीडियम में था। वहाँ पे मेरे को सबसे पहली डिफ़िकल्टी आई इंग्लिश लैंग्वेज की। जो वहाँ पे जो ऐसे कोर्सेस जिसमें मुझे लॉजिक्स की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या फिर फोरी हो गया, या इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह कुछ हो गए इस तरह, उसमें तो मैं इजीली निकल लेता था, उसमें मुझे कोई इशू नहीं आता था, क्योंकि वो मेरा मैथमेटिक्स वैसे भी स्ट्रांग था और फिजिक्स भी मेरा अच्छा था। बट ऐसे कोर्सेज जिसमें इंग्लिश में लिखना होता था,
जिसके लिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए होती है, वो मेरे बहुत वीक थे। मैं फर्स्ट ईयर में 2 कोर्सेज़ में उसकी वजह से फेल हुआ था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश बहुत मुश्किल से आती थी। बाद में जब मैंने उन कोर्सेज़ को पास भी किया सेकंड अटेम्प्ट में, तो भी मैंने उनको बाउंड्री पे ही पास किया लकीली। तो इंग्लिश, तो इस चीज़ से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब मैंने पास आउट किया था, उस समय तक भी मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। मैंने अपने इंग्लिश पे फोकस किया जब मैं मास्टर्स में गया एमटेक करते समय, तब मैंने अपने इंग्लिश को फोकस किया। मैंने वहाँ पे अपने इंग्लिश पे कुछ क्लासेस लगाई वहाँ पे ऑनलाइन, और मैंने वहाँ पे अपना इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश किया। इंग्लिश इंप्रूव एक्चुअली आप पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप आप ऐसे चाहोगे कि मैंने कोई किताब पढ़ लिया या फिर कोई कोर्स ले लिया तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसे नहीं आती है। जब तक आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को नहीं लेके आओगे, आप किसी से बात करोगे, तो आप मोस्टली ट्राई करो, अगर आपको इंग्लिश में ही अगर अपॉर्चुनिटी वगैरह, अगर इंग्लिश में पढ़ाई वगैरह करना है, तो आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश सेंटेंस यूज करो, और अच्छे सेंटेंस। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी और पर्पस के लिए भी इंग्लिश यूज करते हैं, बुरे वर्ड्स वगैरह वाले, बट वो वाले छोड़ दो। जो नॉर्मल अपने जो डेली टॉक वाली होती है इंग्लिश, वो भी आप यूज कर सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको उस वक्त तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इंग्लिश में। तो आपको ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप सोचो और इंग्लिश में ही ट्राई करो बात करने के लिए। एक्चुअली ये फर्स्ट बेंचर लास्ट बेंचर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कुछ है। ये सब डिपेंड करता है आपका अप्रोच के ऊपर, आपका एटीट्यूड क्या है पढ़ाई को लेके। ये भी हो सकता है कि आप बैक बेंच पे हो बट आप अच्छा पढ़ाई करने वाले हो, या ये भी हो सकता है कि आप फ्रंट बेंच पे हो और आप अच्छा पढ़ाई नहीं करते हो। मैं 7वीं से लेकर 12वीं तक के मैं क्लास टॉपर हूँ, बट मैं कभी फर्स्ट बेंच पे मैंने बहुत कम बैठता था। मैं यूजुअली सेकंड बेंच या फिर लास्ट बेंच पे ही बैठता था। और मेन चीज़ होती है आपको क्लास में आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको वो समझ में कब आएगा, जब आप उसको एक बार पहले पढ़ चुके होगे, है ना। अगर आप क्लास टीचर आपको वो चीज़ पढ़ा रहा है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ऐसा अप्रोच करिए कि आपको, फॉर एग्जांपल आपका एक लेक्चर है, वो कल होने वाला है, उसमें आप सर को आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं। तो आप एक दिन पहले चैप्टर 2 खुद से एक बार घर पे पढ़ लीजिए। अब अगर उसके बाद अगर आपको सर पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो चैप्टर, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जो आपको पहले डाउट आए थे क्लास में। खुद जब पढ़ रहे होगे आप, तब आपको जो डाउट होगा आप उस वक्त आप टीचर को पूछ सकते हो। ये पढ़ाई का बेस्ट अप्रोच होता है कि आप पहले खुद पढ़ो, उसके बाद क्लास में आपको टीचर पढ़ाएगा, और वहीं पे क्वेश्चन आंसर सेशन में आप टीचर से पूछो कि भाई क्या है। आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, सबसे पहले आपने खुद से ही क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं 3 होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, है ना। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसा क्यों है ना। अगर ये है तो कैसे आया। जैसे आप कुछ भी, अगर कोई मैथमेटिक्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये स्टेप कैसे आया, यही स्टेप क्यों आया, कोई दूसरे स्टेप आप क्यों नहीं यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं करोगे उस वक्त आप टीचर को नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है ना। जब आपके दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा तभी तो आप पूछोगे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आना जरूरी है। तो आप जब भी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप ट्राई करो, आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप खुद को सबसे पहले खुद ही क्वेश्चन करो कि ये क्यों आया, कैसे आया और क्या है ये। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो आपको नेक्स्ट डे वैसे भी आपको टीचर पढ़ाने वाला है, आप उससे वो क्वेश्चन कर रहे हो कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, ऐसा ही क्यों आया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप ये अप्रोच अगर आप यूज़ करोगे पढ़ाई करने में, तो आपको इंशाल्लाह पढ़ाई बहुत आराम से जाएगा, बहुत ईजीली हो जाएगा, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। और आजकल वैसे मोबाइल का ज़माना है, हमारे टाइम में मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो मोबाइल से आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। मोबाइल ठीक है, एकदम बेसिक नीड के लिए कहीं कॉल करना है बस, उसके अलावा और आप मोबाइल यूज़ मत करो। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि पढ़ाई के टाइम में मोबाइल बिल्कुल मत यूज़ करो, जब तक कि आप एक डिग्री नहीं ले लेते हो मोबाइल से आप दूर ही रहिए। अभी एक और मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो आपको पैसे बहुत लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे लगें। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो
तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप वो स्कॉलरशिप ले सकते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जैसे मैं आपको पहले अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे अब्बा जो थे वो जाम मोहल्ला मस्जिद में इमाम थे। आपको ये मैं आपसे आज से 40 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में आप जो तनख्वाह थी अब्बा की 1000 रुपया 1500 रुपया इस तरह से थी। जब मेरे अब्बा मस्जिद छोड़े 2004-2005 में, उस समय तक की उनकी तनख्वाह कुछ 3000 रुपया थी। ठीक है, तो ये इतनी कुछ ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। तो हम उस ज़माने में हम लोग फाइनेंशियली वीक क्लास में आते थे, तो इसलिए जो मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई तो उसमें बीजेड स्कूल में था। उस समय वहाँ पे कोई फीस नहीं थी, अभी भी। उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसीलिए ले लिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट स्कूल में पैसे दूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पे एक स्कीम चलती है जिसमें वो ट्यूशन फीस माफ़ कर देते हैं गरीब बच्चों के लिए, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो होते हैं। हाँ, वो ईडब्ल्यूएस तभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 10% का कोटा, बट इससे पहले भी इस तरह की स्कीमें थी कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको ट्यूशन फीस में वेवर मिल जाता है। तो मेरा जो गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने किया तो उसमें भी मैंने बहुत कम खर्चा हुआ था मेरा। जो स्कूल की जो फीस होती है कुछ हर 6 महीने पे उनका कुछ 7 या 8 हज़ार रुपये उस समय लगता था मुझे। उस ज़माने में इतना ही लगता था, अदरवाइज ट्यूशन फीस तो उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर जब मैंने मास्टर्स किया, वो भी मेरा आईटी गुवाहाटी से किया। वहाँ पे क्या होता है कि मास्टर्स में गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। वो अभी देती है, मुझे शायद इतना पता नहीं है, शायद वो उन्होंने बीच में एक मैंने सुना था कि वो ख़त्म करने वाले हैं स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए। उस ज़माने में हम लोगों को 8,000 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी। उस 8,000 रुपये से हम लोग अपना डेली का खर्चा भी निकालते थे। इवन जो कॉलेज की जो फीस भरनी होती थी, उसी 8,000 रुपये पर मंथ में हम लोग भर देते थे। तो इकोनॉमिकली आप मतलब इकोनॉमी ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप इकोनॉमिकली कमज़ोर हो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इकोनॉमिकली कमज़ोर बच्चा भी आगे जा सकता है। अगर आप लोगों को किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो इकोनॉमिकली वीक हो बट पढ़ने में बहुत अच्छा है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। हर इंसान के ना दिमाग की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है 900 सीसी। ठीक है, जो जितने एरिया में उसका दिमाग भरा होता है ना, जितना सीसी है, अब उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग को कैसे यूज़ करता है। अल्लाह ने सबको दिमाग सेम दिया है, सबका दिमाग का साइज सेम है। उस बंदे पे है कि वो अपने दिमाग को कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, कोई दिमाग को अच्छे से यूज़, दिमाग जो है वो आप ऐसा समझ लो कि एक छुरी है, आप उसको जितना तेज करोगे वो उतना तेज चलेगा। अगर आप छुरी ऐसी छोड़ दोगे, आप उसको तेज नहीं करोगे तो छुरी बोतल हो जाएगी, उसके अंदर जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगी। दिमाग के साथ भी वैसा ही होता है, अगर आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसका भी जो आईक्यू लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आपको हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना है। आप ज़्यादातर ये चीज़ अवॉइड करो, जो आप रेगुलर टास्क करते हो ना, वो रेगुलर टास्क आंख बंद करके जो मतलब करते हो कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा, कुछ सोचे बिना बिना, वो आप उसको करना अवॉइड करो। आप करो, इवन दो रेगुलर टास्क है, आप उसको देखो, सोचो, करो। इवन दो रेगुलर, जैसे आप शर्ट का बटन भी बंद कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि आंख बंद करके बंद कर दिया, बट अब रेगुलर में तो आप ऐसा देख के आराम से उसको बंद करो कि हाँ भाई ये अगला बटन, ये अगला बटन, अगला बटन, ऐसा सोच के। मतलब आप कोई भी काम करोगे, रेगुलर काम भी हो, तो आप उसको एक बार सोचो कि क्या है, तो क्या होगा कि आपका दिमाग को ज़्यादा यूज़ होगा। और अब एक चीज़ आती है क्यूरियोसिटी, है ना। आपके दिमाग में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी के अंदर ये तो बचपन से ही होता है। आप किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, अगर वो बोलना सीखता है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा से यही पूछता है कि ये क्या है ना। कोई भी चीज़ आएगा क्वेश्चन बहुत करता है वो। तो वो बच्चों वाली जो क्यूरियोसिटी वो आपके अंदर भी होनी चाहिए, आपको भी क्वेश्चन करना चाहिए। अब क्वेश्चन की भी दो कैटेगरी होती है। एक तो ऐसी यूजलेस क्वेश्चन होते हैं, और एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जो यूजफुल होते हैं, है ना, कि जो क्यों कैसे क्या ये तो यूजफुल है, बाकी तो यूजलेस है। जैसे मतलब आप जैसे किसी को परेशान करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, वो उस पर आपको उस डोमेन में नहीं जाना है। आप यूजुअली क्वेश्चन आपको खुद के समझने के लिए करना है। एक और चीज़ पे मैं बोलना चाहता था, रिस्पेक्ट पे, है ना। आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है, स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जिस जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक के क्या होगा कि आप उसकी बात को ध्यान नहीं दोगे, आपकी उसकी बात आपके दिमाग में ठीक से जाएगी नहीं। आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप उसकी बात को समझने, इवन दो बात अगर ईजी होगी तो भी आप उसकी बातों को उस लायक नहीं समझोगे, कि समझने लायक नहीं समझोगे। आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो आप ही का नुकसान है। मैं आपको मेरा केस बताता हूँ।
इवन दो मेरे लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। 11वीं क्लास में जब मैं था उर्दू स्कूल में, तो एक दिन मैं स्कूल में बिना बताए गैर हाजिर था। तो हमारे एक दिलावर खान सर थे, तो उन्होंने अगले दिन सबकी क्लास ले ली। तो मैंने उस समय दिलावर खान सर से थोड़ी बदतमीजी कर ली, तो दिलावर खान सर ने मुझे एक चांटा मार दिया। तो मैंने सर का हाथ पकड़ लिया, तो सर ने मुझे क्या किया कि स्कूल से बाहर निकाल दिया, बोला जाओ तुम अपने अब्बा को लेके आओ अभी। तो उस समय तो मुझे काफ़ी डर लगा कि भाई अब अब्बा को लेके आना है, अब्बा को कैसे लेके जाऊँ। तो फिर मैं 1-2 घंटा मैंने विचार किया, फिर मैं अब्बा के पास गया, अब्बा को बोला कि अब्बा देखो स्कूल में ऐसा कुछ हो गया, सर बुला रहे हैं आपको। तो अब्बा बोले ठीक है चलो। तो अब्बा साथ में आए। तो क्लासरूम में नहीं, टीचर्स रूम में, वहाँ पे 4-5 टीचर बैठे थे, दिलावर सर बैठे थे, यूसुफ सर बैठे थे, अंसारी सर बैठे थे। तो सर ने अब्बा ने पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ। तो दिलावर सर ने बोला कि भाई आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे किया। तो वहाँ पे एक छड़ी थी रखी हुई टेबल पे। अब्बा ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, छड़ी उठाई और मुझे ही मारना शुरू कर दिया। काफ़ी मारा मुझे, वो छड़ी टूट गई। और फिर मुझे बोला कि जाओ जाके क्लास में बैठो। और फिर मैं जाके चुपचाप क्लास में बैठा। उस दिन तो मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ मेरे को काफ़ी रोना आया था, बट बाद में मुझे लगा कि अब्बा ने जो किया था ठीक किया था। तो ये थी वीडियो मुदस्सर सर की, जो आज रिसर्चर है इन माइक्रॉन कंपनी। दिखने में बहुत सिंपल, उन्हें देख के हमें खुद को यकीन नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन जब हमने उनका एजुकेशन देखा, उनका एक्सपीरियंस देखा, तो हम खुद ताज्जुब में हो गए कि यार ये बंदा इतना सिंपल कैसे है। तो बहुत बड़ी बात है। इनकी बातों पे आप गौर कीजिए और इस बात को आप दूसरों तक भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाए। और जिसे भी लगता है कि नहीं हमें यूएसए में जॉब करनी है या यूएसए में मास्टर डिग्री के लिए जाना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पूरी गाइडेंस करेंगे, टोटल हेल्प करेंगे। और हमारी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।